बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा कोर्स इन लेक्चर नंबर 21। पिछले कई लेक्चर्स में हम डिस्कस कर रहे थे NFA को, और NFA से हमने FA कन्वर्ट किया। एक दो मेथड्स हमने उसके देखे थे। बाद में हमने क्लीन्स थ्योरम और NFA का क्या रिलेशनशिप है वो डिस्कस किया था, और उसके हवाले से क्लीन्स थ्योरम में जो मेथड्स हैं दो वो हमने डिस्कस किए। और सबसे पहले हमने NFA बनाया दो FAs के यूनियन की मदद से, फिर हमने दो FA की कंकेटिनेशन की के हवाले से, और फाइनली हमने एक FA का क्लोजर लेके एक NFA बनाया था। तो उनकी हमने एग्जांपल्स भी कवर की, आपको टास्क भी दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वह आपने बखूबी मुकम्मल कर लिए होंगे और उनको डिटेल से आपने देख लिया होगा। बुक्स में भी एग्जांपल्स हैं, उनको भी आप कंसीडर करते होंगे ताकि आपकी लर्निंग जो है वो बेहतर तरीके से हो सके। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और अगले कई लेक्चर्स में उसी के हवाले से बात होगी। तो आज हम बेसिकली हम बात करेंगे मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज के मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज लैंग्वेज के मेमोरी के हवाले से अब फाइनाइट ऑटोमेटन के हवाले से बात होगी कि क्या मतलब एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए कोई मेमोरी रिक्वायर्ड होती है या नहीं होती। इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। जहाँ तक बात है मेमोरी रिकॉग्नाइज की या मेमोरी की, कंप्यूटर की मेमोरी की, वहाँ पे आपको पता है कि जब मैं इस कोर्स का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने कहा था कि ये कोर्स जो है वो कंप्यूटर की हर फील्ड में इस्तेमाल होता है, और दूसरी भी कंप्यूटर से मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग के अंदर भी ये कोर्स इस्तेमाल होता है। आप जहाँ पे अब फाइनाइट ऑटोमेटन की बात करते हैं, जो FAs हम बनाते आए हैं, ये ना सिर्फ इस डोमेन के अंदर काम करते हैं बल्कि और डोमेन से अगर आप इनको देखना चाहें तो वहाँ भी आपको ये FAs यूज़ होते हुए नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर कंप्यूटर की मेमोरी जो है, उस मेमोरी को अगर आप देखें तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ स्टेट्स होती हैं। इवन के आप कोई एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो उसमें बीज आप बोते हैं एक ज़मीन के अंदर, तो वहाँ भी ये ऑटोमेटन की स्टेट्स का जिक्र होता है कि इन्वायरमेंट के मुताबिक वो स्टेट चेंज हो जाती है। उस ज़मीन की चेंज हो जाती है, उस पौधे की चेंज हो जाती है, उस दरख्त की चेंज हो जाती है। तो ये स्टेट्स का चेंज होना मेरे ख्याल में ये कोई इस चीज़ से रिलेटेड नहीं है जो हम यहाँ पे स्टेट्स चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, बल्कि और डोमेन से भी इनका ताल्लुक़ है। कंप्यूटर मेमोरी में आप मुख्तलिफ़ चीज़ें कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कंप्यूटर की मेमोरी सिर्फ एक स्टेट पे होती है, बल्कि उसकी स्टेट चेंज होती है, प्रोसेसर की स्टेट चेंज होती है। तो ये चीज़ें जो है वो इनका काफ़ी आपस में ताल्लुक़ है और इनको समझना ज़रूरी है। आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे उसमें आगे भी एग्जांपल आएगी मेमोरी के हवाले से, कंप्यूटर मेमोरी की, उसको भी हम देखेंगे। मेमोरी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज मीन्स टू लुक ए मशीन विच कैन रिकॉग्नाइज ए लैंग्वेज, यानी एक जो मशीन है उसके अंदर जो मेमोरी है वो कितनी रिक्वायर्ड होगी एक लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए। एज एन FA कैन बी कंसीडर्ड टू बी ए मशीन, अगर आप ये कह रहे हैं कि एक FA को अगर हम एक मशीन लेते हैं विच इज़ द सिंपल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन एंड वेरी रेगुलर लैंग्वेजेस, एवरी रेगुलर लैंग्वेजेस इज एसोसिएटेड विद सर्टेन FA। अगर हम FA लें तो बड़ी सिंपल सी मशीन है और एक रेगुलर लैंग्वेज को ये प्रोसेस करती है, या एक रेगुलर लैंग्वेज को हम इसके ऊपर रन करते हैं। सो द रिकॉग्नाइज लैंग्वेज देयर इज़ ए रिस्ट्रिक्शन दैट द सिंगल पास फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट फ्रॉम एनी स्ट्रिंग टू डिसाइड whether it belongs to the language or not, and this helps to remember the information about the initial part of the string read so far। अगर हम ये बात करें कि एक मशीन के ऊपर ये स्ट्रिंग रन करेंगे तो उसको कितनी मेमोरी चाहिए, तो आपको ये तो नहीं पता कि कितनी स्ट्रिंग्स होंगी उस लैंग्वेज के अंदर और हर स्ट्रिंग की कितनी तादाद होगी। इस चीज़ को एनालाइज करना पड़ेगा ना, तभी हम बता सकते हैं कि
एक FA को कितनी मेमोरी चाहिए। तो यहाँ पे ये सवाल पैदा हो जाता है कि एक स्ट्रिंग को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। मुझे ये बताएं कि क्या एक स्ट्रिंग के पहले लेटर को या दूसरे लेटर को या तीसरे लेटर को आप ये बता सकते हैं कि आगे, अभी मैंने और लेटर नहीं देखे, लेकिन उन पहले 2-3 या इनिशियल लेटर्स को देख के आप मुझे ये बता सकते हैं कि वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी या रिजेक्ट होगी। क्या ऐसा कोई तरीका है? तो आज हम इसी की बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से देखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। Memory required to the recognized language by this process to input string is examined in the string decide either to be in the certain language or not। करेंगे हम ये कि हम एक स्ट्रिंग लेंगे, उसको डेप्थ में जाके उसको एनालाइज करेंगे, यानी उसको एग्जामिन करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो स्ट्रिंग है हम वहाँ पे डिसाइड ये कर सकते हैं कि उस लैंग्वेज का ये हिस्सा बनेगी या नहीं बनेगी। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कंसीडर द लैंग्वेज इज इक्वल टू W। अब ये सच दैट की अलामत है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। सिग्मा यानी हमारी जो W है कंसिस्ट ऑफ A and B and W neither ends in AB and nor in the BA। I the language of L of string defined over the sigma is equal to A comma B and consisting of null string A, B and string ending with in double A or double B, and that language may be accepted by the following FA। बात हम कुछ ये कह रहे हैं कि ये W अगर A और B पे मुश्तमिल है तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर जो लैंग्वेज होती है वो ना तो A B के साथ एंड होती है वो लैंग्वेज, ना वो B A के साथ एंड होती है। तो फिर आप मुझे ये बता सकते हैं कि कौन सी से एंड होगी। ऑफ कोर्स दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो वो डबल A पे एंड होगी या वो डबल B पे एंड होगी, यही ऑप्शन है ना। तो अगर आपको याद हो तो ये हमने FA बनाया था इस लैंग्वेज के लिए। तो यहाँ पे अब आप देखें हमारे पास A भी है, B भी है, नल स्ट्रिंग भी है और डबल A और डबल B, ये सारी स्ट्रिंग एक्सटेम्प्ट होंगी सिवाय A B और B A के हवाले से बाकी सारी इसमें एक्सेप्ट हो रही हैं। ये जो डबल सर्कल है ये फाइनल स्टेट को यहाँ पे डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखें A एक्सेप्ट हो रहा है, सिंगल A भी एक्सेप्ट हो रहा है, नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रही है, B भी एक्सेप्ट हो रहा है, B भी एक्सेप्ट हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है तो B A और A B जो है वो रिजेक्ट हो रहा है, अदरवाइज़ ये बाकी सारी एक्सेप्ट हो रही हैं। तो ये आप देखें कि ये हमने FA बनाया था। As seen in the previous FA, the 7 states are required to recognize the language, while on the other hand, it is very hard to recognize the palindrome। पैलिंड्रोम हमने शुरू के लेक्चर्स में डिस्कस की थी, याद है आपको। उसके हवाले से हमने क्या बात की थी, हमने कहा था पैलिंड्रोम के लिए क्या ये है कि भाई उस पैलिंड्रोम के अंदर कितनी स्टेट्स होंगी। इसको तो हमने देख ली 7 स्टेट्स हैं, तो क्या पैलिंड्रोम के लिए मुमकिन है। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं। जाके पैलिंड्रोम को ओपन करें और देखें कि उसमें कितनी स्टेट्स थी, उसके लिए जो हमने FA बनाया था। As seen the यहाँ पे previous example of FA 7 state, now consider the language L3। एक और लैंग्वेज ले रहे हैं of string length of 3 or more define the sigma is equal to A comma B and third letter from the right is A। हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसी लैंग्वेज है जिसमें तीसरा लेटर जो है वो राइट साइड से A होना चाहिए, ये हम बात कर रहे हैं। As discussed the Martin method and that is the straightforward method is to build an FA, recognize the L3 a distinct state for every possible substring of length less than or equal to 3। यानी हम लेंथ की बात कर रहे हैं कि 3 होनी चाहिए स्ट्रिंग की। ये बात हमने अभी की ना कि भाई तीसरा लेटर होना चाहिए, तो तीसरा लेटर का मतलब क्या है कि उसमें 3 लेटर तो होंगे। तो इट इज़ ऑब्वियस फॉर ईच लेटर, यानी आई अगर फर्ज करें 0 1 2 3 है ऑफ द सब स्ट्रिंग, द नंबर ऑफ स्टेट इज़ द 2 raised to the power I।
अभी हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का सहारा लेके फार्मूला बना रहे हैं कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टेट्स हमें पता हो कि कितनी हैं, पता करनी हो, तो उसके लिए जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है 2 द पावर ऑफ I। दस द टोटल नंबर ऑफ़ स्टेट रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज L3 यहाँ पे बनती है 2 रेज़ टू द पावर 3, यानी इसमें 3 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 हुआ, तो आंसर आया हमारे पास 16। और जब 16 आएगा तो ये उसका मुकम्मल फार्मूला ये है, 2 द रेज़ या -1 भी करना है, 2 रेज़ टू द पावर 3 + 1 यानी 4 हो गया। 2 द पावर ऑफ 4 करेंगे तो आंसर आएगा 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 15। तो ये अब जेनेरिक फॉर्म में भी आप इसका फार्मूला देख लें, तो यहाँ पे बनता है 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 0, 1, 2 एंड अप टू द n और इज़ इक्वल टू द 2 रेज़ टू द पावर n + 1 एंड -1। ये -1 नीचे हो रहा है, पावर में नहीं हो रहा। तो ये देखें कि मैथमेटिक्स का सहारा लेके हमने इसको मतलब जेनेरिकली देख लिया है। तो अब आप सोचें कि ये जो n है यानी लेटर्स की तादाद आप जैसे जैसे बढ़ाते चले जाएंगे तो नंबर ऑफ़ स्टेट्स आपको मिलती चली जाएंगी। तो ये जो 3 लेटर्स वाली प्रॉब्लम थी इसके लिए 15 स्टेट्स बनेंगी। लास्ट वाले एग्जांपल में 7 स्टेट्स थी, क्योंकि उसमें आप देखें कि हमारे पास जो बेसिक चीज़ थी वो 2 द पावर ऑफ में हमारे पास मेरे ख्याल में 2 लेटर्स थे उसमें लास्ट वाले केस में। तो उसमें जो फार्मूला बना था 2 रेज़ टू द पावर 2 + 1 - 1, तो ये बना था 8 - 1 7 स्टेट निकली थी। इस केस में आप ये बना के देख लें, बल्कि हमने ये 3 लेटर्स वाला पहले एक ऐफे बनाया है तो उसमें 15 स्टेट्स थी। तो मिसाल के तौर पर अगर किसी लैंग्वेज में 4 लेटर्स हैं या 5 हैं, इवन के 50 लेटर्स हैं, तो फिर आप देखें कि 2 द रेज़ टू द पावर 50 आएगा। और जब 50 आएगा तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि कितनी स्टेट्स बढ़ जाएंगी, जो कि हम तो प्रैक्टिकली बना भी नहीं सकते उतनी स्टेट्स। तो कंप्यूटर्स ये काम करते हैं ऑटोमेटिकली, तो उनके लिए तो ये काम करना निहायत ही आसान है। लेकिन अगर आप इसको ख़ुद प्रैक्टिकल करने बैठ जाएंगे तो वहाँ पे एक इशू क्रिएट हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। रिमार्क द L20 कैन बी द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग, यानी अगर उसमें L20 का मतलब यहाँ पे 20 लेटर्स हैं, उसमें 20 लेटर्स वाली कोई लैंग्वेज है। एंड द 20th लेटर फ्रॉम द राइट इज़ 1, यानी अगर उसके 20th लेटर पे राइट साइड पे 1 हो, देन द फॉलोइंग द प्रीवियस मेथड द नंबर ऑफ स्टेट, तो इस बनेंगी 2 द पावर ऑफ 20 + 1 - 1, तो ये एक 2 0 9 4 इतना बड़ा नंबर बन रहा है। तो however it must be noted that any portion of the memory of computer that can be accommodate the 21 bits। अब ये मेमोरी वाली एग्जांपल के कंप्यूटर में मेमोरी में फ़र्ज़ करें 21 बिट्स की अगर वो मेमोरी है, यानी एक मतलब उसका पोर्शन है, एक हिस्सा बना लें, तो क्योंकि उसमें हर पोर्शन के ऊपर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी या तो 0 स्टोर होता है या 1। मिसाल के तौर पर आपके पास ना 21 सेल्स हैं, मैं अब आर्किटेक्चर की बात कर रहा हूँ कि आपके पास मेमोरी के 21 सेल हैं और हर सेल में आप क्या स्टोर कर सकते हैं, 0 या 1। तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी होंगी, 2 रेज़ टू द पावर 21। तो अब आप खुद देख लें कि कितना हम मतलब हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि हम उनको स्टोर कर पाएंगे इंफॉर्मेशनल कॉन्टेक्ट को। यहाँ पे एक और चीज़ देखें, हम बात कर रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स जो हैं वो क्या होती हैं। मिसाल के तौर पर 2 स्ट्रिंग x and y belonging to the sigma star are said to be the distinguishable with respect to a language is L is in the sigma star if there exists in the string z belongs to the sigma star such that the xz in the language L but the yz is not in the language L। तो ये जो क्वेश्चन मार्क आपको नज़र आ रहे हैं ये टाइपिंग मिस्टेक्स हैं। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं ये इज़ इन और मतलब उसके अंदर है या लैंग्वेज का हिस्सा है या नहीं है, यानी बिलोंग्स टू आप कह सकते हैं कि उसका है या नहीं है। यहाँ पे अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे हमारे पास 2 लैंग्वेज यानी स्ट्रिंग्स हैं x और y, और दोनों जो है वो सिग्मा स्टार से ताल्लुक़ रखते हैं।
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उन दोनों अगर स्ट्रिंग्स को लें तो अगर उसमें मैं कोई एक लेटर ऐड कर दूं दोनों साइडों पे, एक्स में भी और वाई में भी, तो ऐसा होना चाहिए कि उनमें से एक स्ट्रिंग ज़रूर ऐसी होनी चाहिए जो कि लैंग्वेज में एक्सेप्ट हो। ये नहीं कि दोनों की दोनों हो जाएं, तब वो दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो डिस्टिंग्विशेबल कहलाएंगे। Two string x and y belonging to the sigma star are said to be the indistinguishable with respect to the language L is in the sigma star is the every string z belonging to the sigma star, either both xz or yz in the language and both do not belong the language। हम ये कह रहे हैं डिस्टिंग्विशेबल का केस तो मैंने अभी बताया है, इनडिस्टिंग्विशेबल का केस ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें x और y दोनों हैं, इनके साथ मैंने z लगा दिया दोनों के साथ, तो या तो ये दोनों लैंग्वेजेस एक्सेप्ट होना शुरू हो जाएंगी या ये दोनों नहीं होंगी। तो ऐसी दोनों स्ट्रिंग्स को इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स कहते हैं। डिस्टिंग्विशेबल में तो ये होगा कि अगर मैं उन दोनों के साथ z लगाऊंगा तो एक उन दोनों में से एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, एक नहीं होगी, तो दोनों जो है वो डिस्टिंग्विशेबल होंगी, डिफरेंट होंगी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरा केस है हमारा इनडिस्टिंग्विशेबल का, इसमें या तो फिर वो दोनों एक्सेप्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी या फिर उस दोनों लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेंगी। यहाँ आप एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। ये एग्जांपल अच्छे तरीके से देखें, मैंने टास्क भी आपको इसी हवाले से देना है। लैंग्वेज एल द लैंग्वेज ऑफ द स्ट्रिंग्स डिफाइन ओवर द सिग्मा इज इक्वल टू 0,1, यानी इसमें 0,1 वाली एग्जांपल ले रहे हैं, एंड दैट एंडिंग इन द 0,1। हम ये हमारी जो लैंग्वेज है वो ये कह रही है कि उसके लास्ट में 0,1 होना चाहिए। द स्ट्रिंग 110 एंड 010011 आर डिस्टिंग्विशेबल। तो ये दोनों स्ट्रिंग्स आप देखें मैंने लिए, ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं। क्यों हैं? एंड देयर एग्जिस्ट द वन बिलोंग्स टू द सिग्मा स्टार, क्योंकि वन जो है इसमें अगर बिलोंग करता है तो मैं अगर फ़र्ज़ करें इनके आखिर में 1 लगाता हूँ, यानी इन स्ट्रिंग्स के आखिर में 1 लगाता हूँ, तो ये जो बन जाएगी वो बन जाएगी 1101 बिलोंग्स टू द एल, ये भी उसको बिलोंग करती है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि मैं जब इसके साथ 1 लगाऊंगा तो क्या होगा, तो ये बन जाएगी 0100111। अब ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती क्योंकि इसके लास्ट में 01 नहीं है। ये या देखें एंडिंग विद 01, तो ये तो अब देखें एंडिंग विद 01 हो गई, लेकिन ये अब एंडिंग विद 01 नहीं है, इसके लास्ट में 11 आ रहा है, तो ये लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती। अब ये दोनों स्ट्रिंग को हम कह सकते हैं कि ये डिस्टिंग्विशेबल है। दूसरा केस भी देख लें कि बट द 111, ये दो स्ट्रिंग्स हैं और दूसरे जो स्ट्रिंग है 010011 आर इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर 1 बिलोंगिंग टू द सिग्मा स्टार। अब आप इन दोनों के आखिर में अगर आप 1 ऐड कर दें, यानी इन दोनों के आखिर में अगर आप 1 लगा देते हैं तो स्ट्रिंग बन जाएगी 1111 010011 डोंट बिलोंग टू द लैंग्वेज। ये दोनों ही अब उस लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करती क्योंकि इसके लास्ट में 01 दोनों में नहीं है। तो अब ये दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल कहलाएंगी। तो अब आप देखें, इसको मैं जेनेरिकली यूँ कहूँगा कि फॉर एवरी z बिलोंगिंग टू द सिग्मा स्टार द आइदर बोथ 111z एंड 10110z belongs to the language और both do not belong the language। या तो ये दोनों बिलोंग करना शुरू कर देंगी या फिर ये दोनों ही बिलोंग नहीं करेंगी। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को हम इनडिस्टिंग्विशेबल कहते हैं। आई बारी टास्क की, तो ये टास्क आप नोट कर लें, ये टास्क आपने अगले लेक्चर तक मुकम्मल करना है। आपके पास वही यहाँ पे 01 अल्फ़ाबेट सेट है, उसके अंदर जो है वो एंडिंग विद, अब मैं कह रहा हूँ कि 011 होना चाहिए। अब आपके पास ये दो पेयर्स हैं, अब आप इसमें 1 ऐड करके आपने ये देखना है कि कौन दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं या ये दोनों डिस्टिंग्विशेबल हैं या दोनों जो है वो दोनों के दोनों पेयर जो है वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं। तो ये आपने अगले लेक्चर तक इस टास्क को कंप्लीट करना है।
अगर हम ये एक थ्योरम देखने जा रहे हैं, थ्योरम बड़ा सिंपल सा है, उसी से रिलेटेड है। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि लैंग्वेज एल ओवर द अल्फ़ाबेट सेट यानी सिग्मा एंड दैट फॉर इंटीजर एन एंड एन स्ट्रिंग फ्रॉम द सिग्मा स्टार। तो यहाँ सिग्मा स्टार है, इनको आप करेक्ट कर लें। एनी टू ऑफ विच आर डिस्टिंग्विशबल with respect to the language L and FA recognize the L language must have at least the n states। तो FA हमारा वही recognize कर पाएगा लैंग्वेज को जिसके अंदर n states होंगी। Note that there may not exist any FA which recognize the given language। तो यहाँ पे कोई ऐसा FA एग्जिस्ट करता है तो इसका प्रूफ देख लें। इसकी एग्जाम्पल हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। Let S2 be the set of strings any two which are the distinguishable with respect to the language L। यानी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक S सेट है स्ट्रिंग्स का, उसमें जो दो स्ट्रिंग्स हैं वो डिस्टिंग्विशबल हैं उस लैंग्वेज में। let the F1 FA that which recognize the language L to prove the theorem it's sufficient to show that any two strings are under FA1 must be ended with the different states corresponding the each string x belonging to the S F1 and the distinct state। मकसद ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि S सेट के अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो उसमें दो स्ट्रिंग्स अगर हम लेते हैं और दोनों अगर वो डिस्टिंग्विशबल हैं तो जो FA हम बनाएंगे उसको हम FA1 कह रहे हैं। तो क्या यानी वो दोनों स्ट्रिंग्स जो हैं उस FA के अंदर उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं, चला सकते हैं हम उस FA के अंदर या नहीं। अगर चला सकते हैं तो फिर मुझे आप ये बताएं कि FA जो होगा वो हमेशा यानी दो स्टेट्स पे एंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों अगर डिस्टिंग्विशबल स्ट्रिंग हैं तो एक तो लैंग्वेज को बिलोंग करेगी, दूसरी लैंग्वेज को बिलोंग नहीं करेगी। तो एक स्टेट जिसमें हम उस FA को एंड करेंगे वो हमारी फाइनल स्टेट होगी, उसमें वो डिस्टिंग्विशबल स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए और जो दूसरी स्ट्रिंग है जो कि उस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं रही वो उस FA के अंदर एक्सेप्ट नहीं होनी चाहिए, उसका एंड जो है वो दूसरा होना चाहिए। तो ये मैंने ये जो अभी सारा आपके सामने रीड किया है प्रूफ, उसको मैंने यहाँ पे अब एक्सप्लेन किया है, आगे भी है अभी। Thus the if S has the n string then it is be sure to the FA at least the n state कि एक FA में n states होनी चाहिए। Let X and Y that to be two strings from the S1 by the supposition any two string of S the distinguishable with respect to the language so that there exists a string Z belonging to the sigma star such that only one of the XZ and YZ belong to the language and FA ends with the final state either XZ or XY। वही बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई, अभी एक्सप्लेन की कि अगर आप FA1 बनाएंगे, अगर आपके पास XY दोनों स्ट्रिंग्स हैं, मैंने इनके आखिर में Z लगाया तो फिर Z लगाने से दोनों डिस्टिंग्विशबल बन गई, यानी या तो XZ उस लैंग्वेज को बिलोंग करेगी या YZ बिलोंग करेगी। जहाँ बात रही FA की तो मैंने जो FA1 बनाया है तो उसमें मैंने बात की है कि ये XZ और YZ दोनों के एंड में एक डिस्टिंक्ट पाथ होगा, या तो वो XZ को एक्सेप्ट करेगा या वो YZ को एक्सेप्ट करेगा, दोनों को नहीं कर सकता, वो तो डिस्टिंग्विशबल ही नहीं रहेंगी स्टेट। तो ये बात यहाँ पे शो हो रही है कि यहाँ पे FA ends with the distinct state for the XZ and XY, यानी FA1 जो होगा यानी उसमें एंड जो होगा यानी वो जो फाइनल स्टेट होगी या तो वो XZ को एक्सेप्ट कर रही होगी या वो फिर YZ को एक्सेप्ट कर रही होगी। F1 is the end in the same state for the both string X and Y which show the F1 ends in the same state for the both XZ and YZ, a contradiction as the X and Y being the distinguishable implies XZ and YZ ending with the distinct state of the F1। वही बात है, यहाँ पे contradiction सामने आ रही है। contradiction वही है कि भाई उस FA के अंदर यानी जब हमने दोनों के एंड में Z इजाफा किया तो या तो वहाँ पे XZ ऐड हो रहा यानी एक्सेप्ट हो होगा या YZ एक्सेप्ट होगा। तो
Hence the F1 does not end in the same state for the both X and Y string। यानी हासिल ये हुआ कि F1 जो है वो एक यानी स्टेट पे एंड नहीं हो सकता जहाँ पे X और Y दोनों एंड हो, क्योंकि Z लगा देंगे तो फिर अगर तो वो X और Y का एंड सेम होगा तो फिर वो Z लगाने से भी दोनों एक्सेप्ट हो जाएंगी। हम तो ये चाह रहे हैं कि Z लगाने से इसके आखिर में एक ही स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो, दूसरी ना हो, एंड विच शो दैट द पेयर ऑफ द स्ट्रिंग बिलोंगिंग टू द एस एंड्स इन द डिफरेंट स्टेट्स। तो एफ ए मस्ट कंटेन एट लीस्ट द एंड स्टेट, यानी उसके अंदर एंड स्टेट हो सकती हैं और उनका एंड जो है वो भी डिफरेंट होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। आज हमने सबसे पहले तो जो देखा डिटेल से, सबसे पहले हमने मेमोरी रिकग्नाइजेशन की बात की कि मेमोरी रिकग्नाइज हम कर सकते हैं एक एफ ए के लिए या नहीं कर सकते, ऑटोमेटन के लिए लैंग्वेज को रिकग्नाइज करने के लिए। तो फिर उसकी हमने रीज़न बयान की कि उसमें क्या ऐसा इशू है। फिर हमने वो फार्मूला मैथमेटिक्स का डिस्कस किया कि भाई हमें कितना उसका एफ़र्ट करनी पड़ेगी, कितने उसमें कॉस्ट होगी, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। और फिर हमने जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी कि डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स क्या होती हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ है, उसकी हमने एक एग्जांपल कवर की, आपको एक टास्क दिया और उम्मीद है कि अगले लेक्चर में वो आप मुकम्मल कर लेंगे। लास्ट में हमने इस हवाले से एक थ्योरम डिस्कस किया और उस चीज़ को प्रूव करने के लिए उसका प्रूफ देखा। तो मुझे उम्मीद है कि इस थ्योरम की भी आपको समझ आ गई होगी और ये डिस्टिंग्विशेबल और इनडिस्टिंग्विशेबल स्ट्रिंग्स के बारे में आप वो टास्क मुकम्मल करें। बुक में और एग्जांपल्स मौजूद हैं, वो देखें ताकि ये अच्छे तरीके से आप लर्न कर सकें। मैं आपसे आज के लेक्चर्स के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज़।